डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStar2021। आज हम करेंगे डेफिनेशंस और थ्योरम्स। 1.3 हमारी कंप्लीट थी पिछले लेक्चर के अंदर। तो देखो, साइक्लिक ग्रुप, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा ग्रुप जो कि साइक्लिक होगा। साइकिल क्या होती है? राउंड शेप की होती है साइकिल। साइकिल मतलब चीज़ों का रिपीट होना। यानी क्या कहा इसने, कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब होगा? अगर वो किसी एक एलिमेंट से ही जनरेट होता जा रहा है। मतलब सारे के सारे इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उनको एक ही पावर्स में आप लिख सकते हो, तो वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। लेट जी बी ए ग्रुप। अगर कोई एलिमेंट ए जी का है तो एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी अगर ए की पावर एन टाइप का है, जहां एन एक इंटीजर है, यानी इसके हर एलिमेंट को आप ए की पावर्स में लिख सकते हो, तो वो जो ग्रुप है वो क्या होता है? हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये ग्रुप। देखो, ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटो है। अब क्या आप इस सारे के सारे एलिमेंट्स को, 4 के 4 एलिमेंट्स को आयोटा की पावर्स में लिख सकते हो? लिख सकते हैं। 1 को आयोटा की कितनी पावर में लिख सकते हो? 4। आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। -1 क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर। आयोटा क्या होता है? ये तो आयोटा की पावर 1 ही होगी। और माइनस आयोटा, माइनस आयोटा क्या होता है? आयटा की पावर कितनी? 3। आयटा की पावर 3 में क्या लिख सकते हो आप? आयटा की पावर 2 इंटू आयटा। अब आयटा की पावर 2 तो माइनस होती है, तो माइनस आयटा आ गया। आयटा की पावर 3 हमेशा किसके इक्वल होती है? माइनस आयटा के। तो आप इनमें हर एलिमेंट को आयटा की पावर में लिख पा रहे हो। इसका मतलब ये ग्रुप कैसा है? साइक्लिक ग्रुप है। और किससे जनरेट हो रहा है? आयटा से। जिस एलिमेंट की पावर में लिख रहे हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं उस ग्रुप का। तो इसका मतलब इस ग्रुप का जनरेटर कौन है? आयटा है। और वैसे ही इसका जनरेटर माइनस आयटा भी है। आप माइनस आयटा की पावर्स में भी लिख सकते हो। माइनस आयटा, ये रहा। माइनस आयटा का स्क्वायर क्या बन गया? ये प्लस हो गया, तो आयटा स्क्वायर होगा, यानी -1 ये हो गया। अब माइनस आयटा का क्यूब, यानी माइनस तो एज इट इज़ है ही है, और आयटा का क्यूब, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई है हमारी आयटा। और ये जो इसकी पावर 4 है, ये क्या हो गया? आप साइन तो चला गया यहाँ से, और ये हमारा हो गया आयटा रेज़ टू द पावर 4, और वो क्या होता है? 1 होता है। मैं लिख देती हूँ, कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कई बार स्लिप हो जाती है ना टाइम। तो देखो, माइनस आयटा तो माइनस आयटा है, उसका स्क्वायर -1 होता है, उसका क्यूब आयटा होता है, और उसकी पावर 4 1 होती है। तो चारों एलिमेंट आ गए ना हमारे, तो इसीलिए इसका जनरेटर जो है वो माइनस आयटा भी है। ऐसे ही ये ग्रुप है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको आप क्या कर सकते हो? ओमेगा की पावर्स में लिख सकते हो ना। ये तो हो गया ओमेगा की पावर 0, ये हो गया ओमेगा की पावर 1, और ये हो गया ओमेगा की पावर 2। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर की पावर्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की पावर, देखो ओमेगा स्क्वायर की कितनी पावर करोगे कि वो 1 आ जाए? 3 पावर करोगे। क्यों? ओमेगा 2 की जो ओमेगा स्क्वायर है, इसकी 3 पावर करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा की पावर 6। और ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6, ओमेगा 9 हमेशा 1 होते हैं, तो ओमेगा की पावर 6 1 हो गया। अच्छा जी, ओमेगा लाने के लिए आप इसकी कितनी पावर करोगे? 2 पावर करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो ओमेगा रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 तो हमेशा 1 होती है, तो ओमेगा बच गया। और ओमेगा स्क्वायर है, तो इसकी पावर 1 ही होगी। तो ये भी इसका जनरेटर है, ये भी इसका जनरेटर है, और ये ग्रुप कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। आपको पता चल गया साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अच्छा, ऐसे को डिनोट ऐसे करते हैं। कहीं भी अगर आपको ये लगे ना, ऐसा कोई एलिमेंट है और ऐसे है, यानी ये ऐसे ग्रुप को डिनोट कर रहा है जो आयटा से जनरेट होता है, यानी ऐसे साइक्लिक ग्रुप को डिनोट कर रहा है जिसको आयटा की पावर्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। तो चलिए जी, फर्स्ट इसकी थ्योरम क्या कहती है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है हमेशा वो एबिलियन ग्रुप होगा। एबिलियन ग्रुप क्या आपको पता है? क्या करते हैं हम? उस ग्रुप में से 2 एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स और वाई लिए इसने। हमें ये दिखाना है कि वो एबिलियन है, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। अब जी जो है ये क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो किससे जनरेट हो रहा है? ए से, यानी जी के सारे एलिमेंट्स को हम ए की पावर्स में लिख सकते हैं। इसमें से 2 एलिमेंट लिए। अब एक बात बताओ, इसके सारे एलिमेंट्स को जब हम ए की पावर्स में लिख सकते हैं, तो एक्स को भी लिख सकते हैं और वाई को भी लिख सकते हैं। तो x को आप ए की पावर r लिख सकते हो, y को कोई दूसरी ए की पावर s लिख सकते हो। अब x इंटू वाई किस चीज़ के इक्वल होगा?
x इंटू वाई विल बी इक्वल टू ए की पावर आर ए की पावर एस, वैल्यू रख दी। अब ये क्या हो जाएगा, ए की पावर आर प्लस एस, इनको आगे पीछे कर दो, ए की पावर एस प्लस आर, इनको अलग अलग कर दो, ए की पावर एस ए की पावर आर, ये तो था वाई, ये क्या है एक्स, तो ये एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, तो ये कैसा बन गया, एबिलियन ग्रुप। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी ऐसा ग्रुप है जो एबिलियन नहीं है तो वो कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। अगर आपको कोई भी एबिलियन ग्रुप बोल दिया जाए, सॉरी एबिलियन नॉन एबिलियन ग्रुप बोल दिया जाए और ये पूछा जाए क्या ये कभी साइक्लिक हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी साइक्लिक ग्रुप दे दिया जाए तो वो हमेशा एबिलियन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे जैसे आप अभी बीएससी बीए जो कर रहे हो, उसके बाद अब अगर आप हायर स्टडीज़ करते हो ना, एमए एमएससी के बाद, उसके बाद आपको नेट का एग्ज़ाम देना होता है, तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो वो एबिलियन होगा, लेकिन अगर कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है कभी भी वो साइक्लिक नहीं हो सकता। अब देखो सेकंड, इफ ए इज जनरेटर तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। अगर ए उसका जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। अच्छा वैसे भी आप इस चीज़ को मतलब प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर मान लो अभी हमने पीछे देखा था, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है वो ये रहा। अब आयटा की अगर पावर्स में हम इसको लिख पा रहे हैं तो माइनस आयटा की पावर्स में भी तो हम लिख पा रहे थे ना। यानी अगर कोई भी एलिमेंट इसका जनरेटर हो जाता है तो उसका इन्वर्स हमेशा उस ग्रुप का जनरेटर होगा। यानी अगर ए उसका जनरेटर है तो ए का इन्वर्स भी हमेशा जनरेटर होगा। कैसे प्रूव करोगे आप इस चीज़ को? आपने जी कोई ग्रुप मान लिया साइक्लिक ग्रुप जो ए से जनरेट हो रहा है। अब ए से जनरेट हो रहा है यानी एक्स का अगर आपने कोई एलिमेंट लिया है तो एक्स को आप उसकी पावर में लिख सकते हो, एक्स को आप ए की पावर आर लिख सकते हो। अब अगर आप उसको ए की पावर आर लिख सकते हो तो ए की इन्वर्स की क्या पावर लिख सकते हो, माइनस आर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना सॉल्व करोगे तो, यानी ये और ये दोनों सेम चीज़ हैं। यानी अगर एक्स को आप ए की पावर आर लिख सकते हो तो उसको ए इन्वर्स की भी पावर माइनस आर लिख सकते हो। यानी एक्स को आप ए इन्वर्स की पावर में भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। यानी each element of G can be written as the power of A inverse also. This implies that ये A inverse से भी जनरेट होता है। छोटी सी थ्योरम है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखिए, किसी भी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। इस थ्योरम से पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। देखो आई होप आपने पहले देखी होंगी वीडियोज़, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं देखी है तो आपको दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मैं बता देती हूँ आपको यहीं पे। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर आपको आता है तो रिवाइज भी हो जाएगा। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर बोला है इसने, ग्रुप का ऑर्डर मतलब क्या, उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं। अगर उस ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर हो गया 5। अगर उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर हो गया इन्फिनिटी। ठीक है। अब किसी जनरेटर होगा तो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ना, 2 3 4 5 ए बी सी कुछ भी हो सकता है। उसका ऑर्डर मतलब क्या, उसकी हम कितनी पावर करें कि वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, लेकिन वो पावर कम से कम होनी चाहिए। उसकी हम कितनी पावर करें कि वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये था, अब इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। आइडेंटिटी क्या होती है, उसको किसी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट दोबारा आ जाए। -1 को 1 के साथ ऑपरेट करोगे तो -1 ही दोबारा आ जाएगा। आयटा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आयटा ही आ जाएगा। तो 1 आइडेंटिटी है। अब मैं -1 की कितनी पावर करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए। 2 पावर करूंगी तो -1 की 2 पावर करते ही आइडेंटिटी आ गया। तो -1 का ऑर्डर कितना आया, 2। आयटा की मैं कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए, 2 पावर की तो -1 आया, 3 पावर की तो भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने आयटा की पावर 4 कर दी तो वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। यानी आयटा की पावर 4 करने से 1 के इक्वल आ रहा है वो, यानी आयटा का ऑर्डर कितना है, 4 है। तो ये होता है किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो अब तो। अब लेट जी, और बाकी अच्छे से डिटेल में हम पहले वाले लेक्चर्स में कर ही चुके हैं इनको। अब लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड ए बीट्स का जनरेटर है। तो हम करेंगे क्या, पता क्या करेंगे, हम 2 केस बना लेंगे। हम सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है। अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है यानी उसके जनरेटर का ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो हम ये प्रूव करेंगे उस ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। और सेकेंड केस हम बनाएंगे कि उस ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है।
तो इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उस ग्रुप का ऑर्डर भी कैसा है, इनफाइनाइट है। तो देखो अगर उसका ऑर्डर है फाइनाइट, तो ध्यान से समझना, अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है यानी ए की पावर ए का ऑर्डर अगर हम n मान लेते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n है, मतलब क्या, उसकी पावर जब आप n करोगे ना तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के, यानी ए की पावर n क्या आएगा, आइडेंटिटी के। लेकिन उससे पहले वाले कितने भी एलिमेंट्स ले लो, कोई भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा। यानी ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, ए की पावर n-1 और ए की पावर n जो कि आइडेंटिटी है, ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इतना समझ आया। अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है यानी मैंने n मान लिया, तो उसमें जो ए की पावर n करेंगे वो तो हो जाएगा आइडेंटिटी, और ए से लेके और इसकी पावर n तक के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अच्छा, अब हम ये तो भूल गए, हमें प्रूव क्या करना था, हमें ये प्रूव करना था कि उस ग्रुप का ऑर्डर भी n होगा, तभी तो हम बता सकते हैं उनका ऑर्डर सेम है। इसका n मान लिया तो ग्रुप का ऑर्डर भी तो आपको n दिखाना पड़ेगा। अब ग्रुप का ऑर्डर होता क्या है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी हमें ये दिखाना है उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। अब ये भी तो n ही है, तो हम ये दिखा देंगे कि ये इसमें n एलिमेंट है, इनके अलावा उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर इनके अलावा उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब यही एलिमेंट उसके अंदर है, और ये है कितने, n, तो इसका मतलब g का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ गए ना आप। हमें ये प्रूव करना है कि इसका a का और g का ऑर्डर सेम है। अगर a का ऑर्डर n है, हमें ये प्रूव करना है कि g का ऑर्डर भी n होगा। अब किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उसमें कितने एलिमेंट है, यानी g का ऑर्डर हमें n प्रूव करना है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि g में n एलिमेंट होंगे। अब ये हमने अभी दिखाया कि ये उसमें g के एलिमेंट हैं और सारे अलग अलग हैं, लेकिन अगर इसमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो g का ऑर्डर ज़्यादा नहीं हो जाएगा n से। तो हमें ये प्रूव करना है कि g में सिर्फ इतने ही एलिमेंट हैं, इनसे अलग कोई भी एलिमेंट नहीं है, वरना इसका ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इस चीज़ के लिए, हम x में से कोई g में से कोई एलिमेंट लेके चलेंगे x। अब g में से कोई एलिमेंट है और सारे ही क्या है, g साइक्लिक ग्रुप है ना, तो सारे हम a की पावर्स में लिख पा रहे हैं ये रे, तो x को भी हम किसी a की पावर m में लिख सकते हैं। अब एक बात तो देखो हमेशा ही होती है कि अगर किसी को किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करोगे ना, तो कोई ना कोई क्वोशंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r हम लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी जिसको हम डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू जिससे हम डिवाइड करते हैं इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आपको पता है। अब x क्या था, a की पावर m था, और m क्या है, n क्यू प्लस r है, वैल्यू रख दी। अब इनको अलग अलग कर लो, a की पावर n क्यू इंटू a की पावर r। अब देखो ये इस a की पावर n क्यू है, तो a की पावर n की पावर q में लिख सकती हूँ, सेम ही बात है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम बात है, इंटू ए आर। लेकिन a की पावर n तो क्या था, आइडेंटिटी था, यानी ये आइडेंटिटी आ गया। अब आइडेंटिटी की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वो यही आता है, यानी इन शॉर्ट ये क्या आ गया, a की पावर r आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने क्या कहा कि ईच एलिमेंट ऑफ g इज ऑफ फॉर्म a की पावर r। देखो यानी सबसे पहली बात ये कही मैंने कि सारे के सारे एलिमेंट्स है ना जी के, वो a की पावर r के फॉर्म के, यहाँ से आ गया। अब r किस किस के बीच में है, 0 और n के बीच में है। क्या कभी n हो सकता है रिमाइंडर? अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो 2 से तो कम ही आएगा ना, रिमाइंडर कभी 2 नहीं आ सकता। अगर 2 आ गया तो 2 से तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और हम रिमाइंडर 0 निकाल देंगे। यानी रिमाइंडर कभी भी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसके इक्वल नहीं आ सकता, 0 और उसके बीच में ही रहेगा। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर r, यानी और x क्या था, g का कोई एलिमेंट था, यानी g की हम हर एलिमेंट को a की पावर r की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे r 0 और n के बीच में ही रहेगा हमेशा। यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 से लेके और n तक की पावर के बीच में ही लिखे जा सकते हैं। यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं, एग्जैक्टली n एलिमेंट हैं, तो इन दोनों का ऑर्डर हो गया सेम। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने ये प्रूव करना था कि ग्रुप का ऑर्डर और उस जनरेटर का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होता है।
दो केस हम बनाएंगे यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो हमें प्रूव करना है उस ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उस ग्रुप का ऑर्डर भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। अब ए का ऑर्डर मैंने मान लिया n है। अगर ए का ऑर्डर n है तो उसकी पावर n तो आइडेंटिटी होगी। अब a से लेके और a रेज टू द पावर n तक के सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, g में जाएंगे, क्योंकि g क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है जो a से जनरेट हो रहा है, तो इसमें सारे एलिमेंट a की पावर ही में तो होंगे और लास्ट में जब a की पावर n तक हम पहुंचेंगे वो हो जाएगा आइडेंटिटी के इक्वल। तो हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ तक ही एलिमेंट है उसके पास, इससे ज़्यादा उसके पास एलिमेंट नहीं है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट हमने लिया, हम ये प्रूव कर देंगे कि इसको हम a की उस पावर में लिख सकते हैं जो 0 और n के बीच में ही रहेगी हमेशा। पहले मैंने इसको a की पावर m में लिखा और फिर डिवीजन एल्गोरिथम से मैंने ये लिख दिया। अब x तो a की पावर m था, m की जगह मैंने n³ प्लस r रख दिया। अब इसको अलग अलग कर सकते हो, a की पावर n³ लिख सकते हो, a की पावर r लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर n की पावर q और a की पावर r। ये तो क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये क्या बच गया, सिर्फ a की पावर r बच गया, जहाँ पे r 0 और n के बीच में ही है। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स को आप a की पावर r की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे r 0 और n के बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब g का ऑर्डर भी क्या हो गया, n हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर n हो गया, तो ऑर्डर फाइनाइट। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ a अगर इनफाइनाइट है तो हमें ये प्रूव करना है g का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, यानी मान के चलेंगे कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है। अब अगर g का ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई a की पावर r a की पावर s के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, आप कह रहे हो कि a से जनरेट हो रहे हैं इसके सारे एलिमेंट। अब a स्क्वायर, a³ a4 a5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन हमने रोक दिया उस इन्फिनिटी तक जाने को। हमने क्या दिया, ऑर्डर फाइनाइट है, यानी कहीं ना कहीं जाके वो लाइन स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद के जितने एलिमेंट होंगे वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमने उनको इन्फिनिटी तक जाने दिया, a की पावर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो उसमें और एलिमेंट तो हो जाएंगे इनफाइनाइट, लेकिन हमने तो मानना है वो फाइनाइट है। तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं जाके ये सीरीज स्टॉप हो जाती है, सीक्वेंस स्टॉप हो जाती है, कि उसके बाद के सारे एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसी ना किसी पहले वाले के ही इक्वल हो जाएंगे, यानी कोई ना कोई AR AS के बराबर होगा। यानी इसको इधर ले आओ, a की पावर r माइनस एस किसके बराबर होगा, 1 के। 1 को आप आइडेंटिटी लिख सकते हो। अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट की कोई पावर आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब उस a का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू r माइनस एस है, यानी उसका ऑर्डर r माइनस एस हो भी सकता है या फिर r माइनस एस से छोटा हो सकता है, यानी कुछ भी हो, है तो फाइनाइट ना। ये चीज़ क्या बता रही है आपको, किसका ऑर्डर फाइनाइट है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी हमने माना कि a इनफाइनाइट है, कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हम ये लेके चले कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि a का ऑर्डर अगर हमें इनफाइनाइट मानना, तो हम सपोज कर लेते हैं इसका ऑर्डर फाइनाइट है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, उससे प्रूव हो जाएगा कि इसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। अब g के सारे एलिमेंट a से जनरेट हो रहे हैं और a का ऑर्डर है इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी तक जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि हमने मानना है कि g का ऑर्डर फाइनाइट है। यानी उस स्टॉप के लगने के बाद जितने एलिमेंट आएंगे ना, वो पहले वाले एलिमेंट के ही इक्वल होंगे, यानी कोई ना कोई a की पावर r a की पावर s के इक्वल होगा, यानी a की पावर r माइनस एस, ये a की पावर 0 आइडेंटिटी, ये दोनों 1 ही तो हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी ये 1 के इक्वल हैं, आइडेंटिटी के इक्वल है। अब किस a की कोई पावर आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, ये मैंने आपको पहले बताया था, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू r माइनस एस, तो a का ऑर्डर किसी ना किसी r माइनस एस से कम है। आप ये चीज़ ज़रूर लिखना यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज जो ऑर्डर है ना a का, वो लेस देन इक्वल टू है हमारे r माइनस एस से। इसका मतलब उसका ऑर्डर किसी फाइनाइट वैल्यू से कम है, लेकिन ये है इनफाइनाइट। क्या इन्फिनिटी किसी फाइनाइट चीज़ से कम हो सकती है, नहीं। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका ऑर्डर भी फाइनाइट है। तो अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर फाइनाइट है, अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आता है। थ्योरम नंबर 4, अगर फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन करता है किसी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n को, तो ग्रुप साइक्लिक होगा। कहने का मतलब क्या है, ग्रुप है
तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है तो इसका मतलब वो ग्रुप साइक्लिक होगा, ये बताना आपको। तो जो इन्होंने कहा है ना वैसा वैसा मान लो। पहली बात तो फाइनाइट ग्रुप कहा, जी हमने मान लिया फाइनाइट ग्रुप है। इसने कहा कि ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर r, वो ग्रुप ऑर्डर n का है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी n है। एलिमेंट को कंटेन करता है जिसका ऑर्डर n है, वो a हमने एलिमेंट मान लिया जिसका ऑर्डर n है। जैसा जैसे इसने बोला वैसा हमने लिखा। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो ग्रुप साइक्लिक होगा। अब एक बात बताओ, कहीं भी अगर आपको ये देखे ना एक ऑर्डर n है, तो इसका मतलब उस जो ग्रुप है ना उसमें a की पावर 1 से लेके और a की पावर n तक की तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, क्योंकि इसकी पावर n जाके इस मतलब हम करते जा रहे हैं, पावर्स करते जा रहे हैं। जब a की पावर n कर रहे हैं ना तब आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब a की पावर 1 से लेके और a की पावर n तक के सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं और सारे g के अंदर हैं। ये चीज़ तो देखो आपको याद करनी पड़ेगी। कहीं भी अगर उसका ऑर्डर n दिखे तो a1 a2 a3 ये सारी पावर्स n तक जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, हमेशा ही उसके n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे जी के। यही हमने पीछे किया था और यही हम यहाँ कर रहे हैं। किया था ना हमने, अगर उसका ऑर्डर n था तो उसमें कम से कम n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, उसकी पावर 1 से लेके और n तक, जहाँ पे जो n पावर है वो आइडेंटिटी है, वही हमने यहाँ किया। अब ऑर्डर ऑफ जी तो n है, तो इसका मतलब, और ये भी n ही एलिमेंट है, इसका मतलब यही उसके एलिमेंट हैं, इनसे ना कम है ना ज़्यादा है। तो n एलिमेंट्स जी के ये हैं और ये सारे के सारे a की पावर्स में ही तो हैं, तो इसका मतलब जी जो है हमारा कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। 2 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ये तो 2 हमने वही लिखी हैं जो इन्होंने दी है, वैसा वैसा लिखा। आपको 2 ही चीज़ें लिखनी है। ये क्या इम्प्लाई करता है कि इसके n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे जी के, ये वाले। अब ऑर्डर ऑफ जी n है और यही आप जी के एलिमेंट बता रहे हो, तो n तो यही हो गए, इसका ऑर्डर n है, तो इसका मतलब यही एलिमेंट है ना उसके पास, कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो इसका ऑर्डर n+1 हो जाएगा। तो इसलिए यही उसके एलिमेंट हैं और ये सारे एलिमेंट्स एक ही पावर में लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब जी कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। 5th थ्योरम देखिए, अगर एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। कोई भी ग्रुप है अगर उसका ऑर्डर प्राइम है, ऑर्डर मतलब उसमें एलिमेंट कितने हैं, प्राइम हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, अगर इतने एलिमेंट उसके अंदर है तो वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, इन सभी थ्योरम्स में से जो भी हमने की है ना आज, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर ईयर ये आती है। आपके में आएगी या नहीं आएगी वो तो देखो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट आती है ये बहुत ज़्यादा, और ये दिख भी रहा होगा आपको, देखो। तो अच्छे से समझना इसको, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। समझ तो आगे आपको आगे ना, यानी अगर उसमें 2 एलिमेंट हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 हैं, जितने भी प्राइम होते हैं, अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा। देखो जैसा इसने बोला वही करो। पहले तो फाइनाइट ग्रुप बोला जी, मैंने फाइनाइट ग्रुप माना। इसने प्राइम ऑर्डर का बोला, मैंने इसको प्राइम ऑर्डर मान लिया जहाँ पे p प्राइम नंबर है। प्रूव क्या करना है अब कि साइक्लिक है। तो देखो जैसा G इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, देयरफॉर G मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है तो कम से कम 2 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। अब दस देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी अब 2 एलिमेंट हैं। एक तो आपको पता है किसी ग्रुप में आइडेंटिटी तो होता ही होता है, तो 2 एलिमेंट ये बोल के चल रहा है कि कम से कम है, यानी कोई दूसरा एलिमेंट A और आइडेंटिटी, ये तो है ही है। किस टाइप से कि ये दोनों ये आइडेंटिटी के इक्वल तो है नहीं, क्योंकि ये भी अगर आइडेंटिटी हो गया तो उसमें एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी हुआ ना। हम बोल रहे हैं 2 एलिमेंट है, यानी एक तो आइडेंटिटी है और एक दूसरा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी नहीं है, उससे अलग। अब जैसा कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ऑर्डर जो है A का वो 2 से बड़ा है। A जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 है या 2 से ज़्यादा है। इसका ऑर्डर क्या 1 हो सकता है? एक ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब मैं इसकी 1 पावर करूं, यानी a⁻1 आइडेंटिटी आ जाए। a⁻1 मतलब A, अगर A आइडेंटिटी आ जाए तभी हम कहते हैं एक ऑर्डर 1 है, लेकिन ये तो इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब ऑर्डर या तो 2 है या 3 है या 4 है, ऐसा कुछ है, एक तो है नहीं। इतना समझ आया आपको? अब देखो लेट, छोटी सी थ्योरम है, बड़ी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, वो चीज़ है ये। लेट करके चलते हैं हम, ऑर्डर ऑफ A m है।
यहाँ हमने कहा कि एक तो है नहीं, 2 या उससे बड़ा हो सकता है, कोई m मान लिया हमने, इसका ऑर्डर m है, और H मैंने एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप मान लिया जो A से जनरेट हो रहा है। ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आप आ जाओगे, फ्लो में आ जाओगे, याद हो गया आपको कि ऑर्डर ऑफ AM तक तो आप वैसे ही कर लोगे। यहाँ आपको ये मानना पड़ेगा कि H एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक है, सिर्फ सब ग्रुप नहीं, साइक्लिक सब ग्रुप है G का, जो A से जनरेट हो रहा है। अब A से जनरेट हो रहा है, तो ये तो हमने पीछे किया था कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। अब इसका जनरेटर कौन है? A, उसका ऑर्डर कितना है? M, तो इसका मतलब H का ऑर्डर भी कितना होगा? M होगा। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। इतना आया। अब बाय लेग्रांजेस थ्योरम, लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है? सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। यानी ग्रुप कौन सा है? G, उसका ऑर्डर है P। सब ग्रुप कौन सा है? H, इसका ऑर्डर है M। ये जो है ये छोटा होगा और ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब M डिवाइड करेगा P को। लेकिन एक बात बताओ, P तो एक प्राइम नंबर है और M जो है वो 2 या 2 से बड़ा है, तो क्या P प्राइम को ये डिवाइड कर सकता है कभी? सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकता है, अगर ये दोनों इक्वल हो, सिर्फ तभी। क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से, क्या कोई और नंबर उसको डिवाइड कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। यानी P अगर प्राइम है और M ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और M P को डिवाइड करता है, तो सिर्फ तभी कर सकता है जब ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि P तो प्राइम है, यानी M P के इक्वल आ गया। M क्या था? H का ऑर्डर, P क्या था? G का ऑर्डर, यानी ये दोनों क्या है? सेम है। लेकिन H तो क्या था? साइक्लिक था। तो H अगर साइक्लिक है तो G भी साइक्लिक है, क्योंकि तो दोनों बिल्कुल सेम है ना, इसीलिए। एक बार और देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इसने बोला वही आपको लिखना है। फाइनाइट ग्रुप माना, प्राइम ऑर्डर माना, प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है। अब इसका प्राइम ऑर्डर है तो कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, एक A होगा, एक E होगा, और A E के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता, 2 या 2 से ज़्यादा है, मैंने M मान लिया। ये स्टेप क्या है कि H हमने मान लिया कोई साइक्लिक ग्रुप है जो A से जनरेट हो रहा है। अब ये तो पिछली थ्योरम कहती है कि ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ A, उस ग्रुप का ऑर्डर और उस जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है, तो इसका ऑर्डर भी M हो गया। अब इसका ग्रुप का ऑर्डर है P, सब ग्रुप का ऑर्डर है M। ये हमें पता है लैग्रेंजेस थ्योरम से कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी M P को डिवाइड करेगा। लेकिन P तो एक प्राइम नंबर है, ये इसको सिर्फ तभी डिवाइड कर सकता है जब ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। इसका मतलब H और G दोनों बिल्कुल सेम हैं, इक्वल हैं। और H तो एक साइक्लिक सब ग्रुप था, ठीक है। H साइक्लिक था तो G भी कैसा हो जाएगा? साइक्लिक, ठीक है। 6th देखिए, 6th में इसने कहा एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेस द प्रॉपर सब ग्रुप्स। ऊपर हमने बात की प्राइम ऑर्डर की, प्राइम से दूसरे कौन से होते हैं? कंपोजिट ऑर्डर के होते हैं। तो ऐसा ग्रुप जो कंपोजिट ऑर्डर का है उसमें प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे उसके, और इसने कहा था वो साइक्लिक होगा। प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक होगा, अगर कंपोजिट ऑर्डर है तो उसके प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। प्रॉपर मतलब एक तो उसको खुद को और आइडेंटिटी को छोड़ के, इस खुद G को और इसको छोड़ के जितने भी इसके सब ग्रुप है ना, वो सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाते हैं। तो देखो फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर कंपोजिट है, मैंने T मान लिया जहाँ T कंपोजिट है। प्रूफ क्या करना है? उसका प्रॉपर सब ग्रुप होगा। अब एक बात बताओ, कंपोजिट है, कंपोजिट को हम किन्हीं 2 के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो T को हम Mn की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ इसका मॉडुलस भी 1 से बड़ा है, इसका मॉडुलस भी 1 से बड़ा है। M और N की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। अब 2 केस मैंने बना लिए, कोई भी ग्रुप है तो साइक्लिक होगा या साइक्लिक नहीं होगा, 2 ही केस हो सकते हैं, साइक्लिक होगा या नहीं होगा। अगर वो साइक्लिक है तो देखो, अगर वो साइक्लिक है, G अगर खुद एक साइक्लिक ग्रुप है तो A उसका जनरेटर होगा। साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट A है जो उसको जनरेट करता है। अब अगर A E के इक्वल हो गया तो उसका ऑर्डर हो गया 1, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। एंड सो A जो है वो आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता, यानी ये जो G है ना, ये आइडेंटिटी से जनरेट नहीं होता, ये किसी ऐसे एलिमेंट से जनरेट होता है जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर आइडेंटिटी के इक्वल ये एलिमेंट हो जाता है तो G का ऑर्डर हो गया 1, लेकिन 1 क्या कंपोजिट है? नहीं है, और हमने अभी मानना है कि G कंपोजिट है, तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी ऐसे एलिमेंट से जनरेट हो रहा है जो आइडेंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब
आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होता है, ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के इक्वल होता है। और ग्रुप का ऑर्डर कितना था, mn था। ग्रुप का ऑर्डर वैसे तो t था, लेकिन हमने t को mn माना है, तो ग्रुप का ऑर्डर mn हो गया, और ये इसके इक्वल है तो इसका ऑर्डर भी mn हो गया। अब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर mn मतलब क्या, उसकी पावर mn मैं करूँ और आ जाए आइडेंटिटी, तो इसका मतलब a की पावर n की पावर में m करूँ आ जाए आइडेंटिटी। अब इससे आपको पता है किसी एलिमेंट की पावर अगर आप कुछ लिख रहे हो वो आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब उसका ऑर्डर उस पावर से लेस देन इक्वल टू है, उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर से लेस देन इक्वल टू, तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर एन m से लेस देन इक्वल टू है। अब देखो अगर ये उससे लेस देन इक्वल टू है यानी इसके कुछ ना कुछ ऑर्डर तो होगा ना, मान लो मैंने r है तो r हमेशा लेस देन इक्वल टू m होगा, लेकिन m किससे लेस है, mn से, तो r इज लेस देन इक्वल टू m, और जो किससे लेस होगा, t से, क्योंकि mn क्या था, t था। अब ये देखो अलग अलग स्टेप्स है, एक दो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी स्टेप्स की, बाकी समझा मैं रही हूँ, मतलब फुली ट्राई कर रही हूँ कि कोई डाउट आपको ना रहे। एक आधे स्टेप्स हैं वो आप याद कर सकते हो, कर लेना ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए आपको। अब लेट हम मान लेते हैं h ना इसी a की पावर n से जनरेट हो रहा है, लेट h इज जनरेटेड बाय a रेज टू द पावर n, तो क्या होगा, h और a रेज टू द पावर n दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ग्रुप का और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है, ठीक है, तो इनका ऑर्डर होगा सेम, लेकिन इसका ऑर्डर था क्या, r था, अभी पीछे देखा हमने r था, तो h का ऑर्डर भी क्या हो गया, r हो गया, और r हमेशा t से कम है, ये रहा। देखो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, ग्रुप का ऑर्डर था t, उसका एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया जिसका ऑर्डर है r जो t से कम है, इसका मतलब वो ग्रुप कैसा बन गया, प्रॉपर, ठीक है, वो उसका सब ग्रुप तो है, ठीक है, लेकिन हमें ये भी प्रूव करना है वो सिर्फ सब ग्रुप नहीं प्रॉपर सब ग्रुप है। प्रॉपर सब ग्रुप के लिए आपको क्या दिखाना था कि इसका जो ऑर्डर होगा ना यानी r, वो ग्रुप के ऑर्डर के यानी t से कम होगा, वो हमने यहाँ से दिखा दिया, अगर कम हुआ तभी तो वो प्रॉपर होगा ना, ठीक है, अगर t के इक्वल हो गया तो वो g ही बन गया, और g तो उसका इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है, g तो g का इम्प्रॉपर सब ग्रुप है ना, तो उससे कम है, इसका मतलब उसका कैसा सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप। अब सेकंड केस क्या कहता है, अगर वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है, फर्स्ट केस तो वही था साइक्लिक है, सेकंड क्या है, वो साइक्लिक नहीं है, अगर वो उसका साइक्लिक ग्रुप नहीं है तो इन दिस केस ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ g इज लेस देन ऑर्डर ऑफ g, साइक्लिक नहीं है। अगर साइक्लिक होता है तो हर एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, लेकिन अगर वो साइक्लिक नहीं होता तो हर एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर से कम होता है। अब b अगर उसका कोई एलिमेंट है और उसका ऑर्डर है p जो कि 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो p क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g से कम होगा। अब p मैंने h मैंने मान लिया एक ऐसा सब ग्रुप जो b से जनरेट हो रहा है, जो मैंने b एलिमेंट माना था ना उसी से जनरेट हो रहा है, एंड ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p, ऑर्डर ऑफ h तो p होगा क्योंकि देखो h b से जनरेट हो रहा है, तो उस ग्रुप का और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है, तो ऑर्डर ऑफ h किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ b के, जो कि क्या है p है, तो ऑर्डर ऑफ h क्या है, p है, लेकिन p तो किससे कम है, ऑर्डर ऑफ g से, यानी एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया जिसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से कम है, तो इसका मतलब ये सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं है बल्कि कैसा है, प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमने ये प्रूव कर दिया कि वो जो सब ग्रुप है ना वो कैसा होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, अगर ग्रुप साइक्लिक है ना तो उसका सब ग्रुप भी कैसा होगा, साइक्लिक होगा। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, जी जो है वो जनरेट हो रहा है किससे, ए से। अब लेट करके चलो एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच उसका कोई सब ग्रुप है, आपको ये प्रूव करना है कि एच भी कैसा होगा, साइक्लिक होगा, ये तो प्रूव करना है ना, उसका कोई जो है जो सब ग्रुप है वो भी साइक्लिक होगा, एच अगर उसका कोई सब ग्रुप है आपको ये प्रूव करना है ये साइक्लिक होगा। अब अगर एच जी के इक्वल हो जाता है या आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है तो वो साइक्लिक है ही है, लेकिन अगर ना तो वो एच जी के इक्वल है ना वो ई के इक्वल है, यानी वो उसका इम्प्रॉपर नहीं बल्कि कैसा, प्रॉपर सब ग्रुप है, तो क्या होगा, अगर आप एक्स में एच में से कोई एलिमेंट मान लो तो एक्स एच में है और एच किसका सब ग्रुप है, जी का, तो वो जी में भी होगा, और जी तो कैसा है, ए की पावर में लिखा जा सकता है उसका हर एलिमेंट,
और x उसका कोई एलिमेंट है, तो x को आप a की किसी पावर में लिख सकते हो, तो a को हम t की पावर में लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर t। अब h तो एक ग्रुप है और x इसका कोई एलिमेंट है, तो x इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। x ये था a रेज टू द पावर t, तो x इनवर्स क्या होगा, a रेज टू द पावर माइनस टी, यानी a रेज टू द पावर माइनस टी किस में होगा, h में होगा। यानी h किसको कंटेन करता है, पॉजिटिव पावर्स को भी और नेगेटिव पावर्स को भी। अगर m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a रेज टू द पावर m h में है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि h साइक्लिक है और a रेज टू द पावर m से जनरेट हो रहा है। देखो हमने क्या कहा कि ये पॉजिटिव पावर्स को भी और नेगेटिव पावर्स को भी, दोनों पावर्स को कंटेन करके रखता है। अब अगर m क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, बहुत सारे इंटीजर्स है ना, अगर m छोटे से छोटा ऐसा इंटीजर है कि उसकी पावर h में जा रही है, यानी इससे बड़ी अगर कोई पावर हुई ना तो वो h में नहीं जाएगी। m ऐसा छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है कि a की पावर m के इक्वल a रेज टू द पावर m h में जा रही है, अगर ऐसा है तो हम ये प्रूव करेंगे कि वो साइक्लिक है और किससे जनरेट हो रहा है, a रेज टू द पावर m से। अब ये चीज़ कैसे प्रूव करोगे आप क्या करके चलो, a रेज टू द पावर t उसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान के चलो h का, आप ये प्रूव करोगे कि t जो है m का मल्टीपल है, अदरवाइज t इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। देखो अदरवाइज का मतलब क्या है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि t m का मल्टीपल है, अदरवाइज मतलब मान लो नहीं है, अगर t m का मल्टीपल नहीं है तो t को m से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई क्वोशंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, ऐसा तो होगा ही होगा, यानी t इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर के इक्वल होगा। अब a रेज टू द पावर m तो h में था, पीछे हमने देखा, तो a रेज टू द पावर m क्यू भी h में होगा, ठीक है। अब कोई एलिमेंट अगर h में है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, बेशक h में तो वो रहेगा ही रहेगा। मान लो 2h में है तो उसके 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया, तो वो भी तो h में रहेगा ना। तो a रेज टू द पावर m h में है तो a रेज टू द पावर m क्यू जो है वो h में होगा। अगर ये h में है और h ग्रुप है तो उसका इनवर्स a रेज टू द पावर माइनस m क्यू भी h में होगा। अब a रेज टू द पावर माइनस m क्यू h में है और a रेज टू द पावर t भी h में है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई भी h में होगी। उनकी मल्टीप्लाई है क्या, a रेज टू द पावर t इसकी माइनस एम क्यू, तो t माइनस एम क्यू है और t माइनस एम क्यू है किसके इक्वल, a रेज टू द पावर r के, तो a रेज टू द पावर r किस में चला गया, h में, जहाँ पे r 0 और m के बीच में है। लेकिन अभी हमने कहा था कि b ऐसा छोटे से छोटा इंटीजर है, लीस्ट छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट a रेज टू द पावर m जो है बिलोंग करता है h को। अच्छा सॉरी, अभी मैंने पीछे ये समझाते हुए कहा था कि इसकी कोई बड़ी पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं, ये छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कम से कम a रेज टू द पावर m h, इससे छोटी पावर उसमें बिलोंग नहीं करेगी। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, इसकी इससे छोटी पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी। a रेज टू द पावर m जो है ऐसी छोटी से छोटी है जो इसमें बिलोंग कर रही है, इससे बड़ी बिलोंग करेंगे सारी h में, लेकिन इससे छोटी बिलोंग नहीं करेंगे h में। लेकिन ये तो कह रहा है कि a रेज टू द पावर h में है, a रेज टू द पावर r h में है, जहाँ पे r किससे है, m से छोटा है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि m माना था ना हमने ऐसे छोटे से छोटा, तो ये कह रहा है कि r m से भी कोई छोटा है जो h में है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और कॉन्ट्राडिक्शन कब है, जब हमने ये माना था, ये चीज़ मानी थी, यानी t m का मल्टीपल है, यानी r 0 है, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो r क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी अच्छे से डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो t इज इक्वल टू एम क्यू। अब a रेज टू द पावर t क्या था, t की पावर रख दो a रेज टू द पावर एम क्यू और इसको अलग अलग कर लो। अब एवरी एलिमेंट ऑफ h इज इन फॉर्म ऑफ a रेज टू द पावर t विच इज इक्वल टू दिस, यानी h का हर एलिमेंट a रेज टू द पावर m की पावर में लिखा जा रहा है, तो a रेज टू द पावर m क्या है, जनरेटर है उसका, और h कैसा है, साइक्लिक। एक बार और देखते हैं इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। देखो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कोई ग्रुप मानना है जो साइक्लिक है, यानी जो a से जनरेट हो रहा है, और h आपने उसका कोई सब ग्रुप मान लिया। आपको ये प्रूव करना है कि ये भी कैसा है, साइक्लिक है। अब या तो वो g हो सकता है या आइडेंटिटी हो सकता है। अगर ये दोनों हो गए तो साइक्लिक होगा ही होगा, क्योंकि g के इक्वल हो गया और g खुद साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक। g आइडेंटिटी के इक्वल हो गया तो ये तो खुद ही साइक्लिक होता है, तो h भी साइक्लिक है।
ये तो साइक्लिक है। अगर इनसे अलग कोई केस है तो ये कैसा सब ग्रुप होता है? प्रॉपर होता है ना। अगर H इसके या इसके इक्वल है तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। अगर इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है तो वो कैसा है? इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। सॉरी, इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर सब ग्रुप है। तो देखो, अब X आपने H का कोई एलिमेंट मान लिया, तो H में है तो G में भी है, लेकिन G के तो सारे एलिमेंट A की पावर में लिखे जा रहे हैं, तो X को आप A की पावर T लिख सकते हो। अब H एक ग्रुप है और X उसका कोई एलिमेंट है, तो उसका इन्वर्स भी H में होगा, यानी उसमें पॉजिटिव पावर्स भी हैं बहुत सारी और नेगेटिव पावर्स भी हैं। M मैंने ऐसे छोटी से छोटी पावर मान ली, ऐसा छोटे से छोटा इंटीजर मान लिया कि अगर उसकी मैं A की पावर करूँ ना, H में चली जाए, लेकिन इससे कोई भी छोटी पावर A की H में ना हो। छोटी मतलब पॉजिटिव छोटी। मान लो M मैंने 3 मान लिया, तो 3 जो है ऐसी छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू है जो A क्यूब को 3H में ले जाती है, लेकिन उससे कोई छोटी पॉजिटिव पावर, नेगेटिव के बाद नहीं हो रही यहाँ पे, पॉजिटिव पावर कोई छोटी किस में हो? H में हो। ऐसा नहीं हो सकता। M ही ऐसे छोटे से छोटी पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए H में है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना। नेगेटिव की बात नहीं कर रहा ये, इसने सिर्फ ये कहा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर है ना। अब नेगेटिव को साइड में करो, M ऐसी छोटी से छोटी पॉजिटिव पावर है जो इसमें है, उससे छोटी पॉजिटिव पावर H में नहीं है। देन हम ये प्रूव करेंगे H जो है वो A की पावर M से ही जनरेट हो रहा है। कैसे प्रूव करोगे? H का कोई एलिमेंट लेके चलोगे, उसको ये प्रूव कर दोगे, उसको हम A की पावर M में लिख सकते हैं। उसका एलिमेंट आपने लिया A रेज़ टू द पावर T। अब आपको एट लास्ट ये प्रूव करना है A रेज़ टू द पावर T को आप A की पावर M की कुछ पावर में लिख सकते हो। अब दो चीज़ हैं, T या तो M का मल्टीपल हो सकता है, अदरवाइज चलो मान लिया हमने, हम डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लगा देते हैं, T को M³ प्लस R लिख सकते हैं। अब A की पावर M H में है तो A की पावर M³ भी H में होगी, ये है तो इसका इन्वर्स पावर भी H में होगी। अब A रेज़ टू द पावर T भी H में है, A रेज़ टू द पावर माइनस M³ भी H में है, तो इनकी मल्टीप्लाई भी H में होगी। लेकिन T माइनस M³ था क्या? R, यानी A की पावर R H में है। लेकिन ये तो ये बता रहा है ना कि M से कोई छोटी इंटीजर के लिए A की पावर R H में जा रही है, लेकिन ये तो हमने जो पीछे देखा था उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन है। छोटी से छोटी पावर तो M थी, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी R जो है उसको 0 होना ही होना पड़ेगा। तो T किसके इक्वल आ जाएगा? MQ के। यहाँ हमने ये माना था ना R 0 के इक्वल नहीं है, इससे ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब R को 0 होना पड़ेगा, यानी T 0 हो गया तो T MQ के इक्वल आ गया। यानी A रेज़ टू द पावर T को आप A M की कुछ पावर में लिख सकते हो, और A तो उसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो इसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट को आप A की पावर M की फॉर्म में लिख सकते हो, उसकी पावर में लिख सकते हो। तो ये साइक्लिक बन गया H, और A रेज़ टू द पावर M इसका जनरेटर बन गया। तो इस लेक्चर में इतने ही करेंगे, बाकी जो 3 थ्योरम्स बची हैं आपकी और एग्जाम्पल्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इनमें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आज आप मुझे बता सकते हैं, कल हम करेंगे नेक्स्ट। तो अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे लेक्चर में, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।